P1, P2, S1, S2, 5 lakh, 4 lakh, 2,54,000 एंड 2 लाख, कुछ भी ये अमाउंट लेके भर दीजिए। ओके, अब क्वेश्चन आपको बताएगा सर्विस रिसीवर और सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस रिसीवर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, P1, P2, S1, S2। ओके, सबसे पहले S1। क्या S1 खुद को सर्विस दे सकता है? नहीं। क्या बाकी लोगों को सर्विस दे सकता है? यस, बिल्कुल दे सकता है। 40%, मान लो इसको 50%, इसको 10%। ओके, अब S2 की बारी। क्या S2 खुद को सर्विस दे सकता है? नहीं। क्या सीनियर को सर्विस दे सकता है? यस, सीनियर को सर्विस दे सकता है। कोई सीनियर जूनियर नहीं है, सब एक दूसरे को सर्विस दे सकते हैं। तो देखिए, S1 ने S2 को सर्विस दी और S2 ने S1 को सर्विस दी। दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल भी बनाएंगे। ओके, सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेम क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में हम इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर मेथड से भी करेंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, ठीक है। दो सर्विस डिपार्टमेंट, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर्स, बेस, प्रोडक्शन, सर्विस। P1, P2, S1, S2। ठीक है, पहले इनके खर्चे लिख लीजिए जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपने निकाले हैं। ओवरहेड्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं। ओके, कितने कितने? 5, 4, 254, 2। ओके, 5, 4, 254 एंड 2। ये हम खर्चे बांट चुके हैं। ओके, ठीक है। अब हमें S1 के खर्चे बांटने हैं। बांटते हैं S1 के खर्चे। रीअपोर्शन द एक्सपेंसेज ऑफ S1। ठीक है, रीअपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ S1। देखिएगा, पहले S1 के खर्चे बांटते हैं। चलते हैं ऊपर। S1 किस किस को सर्विस दे रहा है? 40%, 50%, 10%। P1 को, P2 को और S2 को। 50, 40 और 10, 40, 50 और 10 बांट दीजिए तीनों में। 40, 50 और 10 का रेशो। ठीक है, S1 के खर्चे बांटने हैं 254। बांटते हैं 254 इंटू 0.4, 1,01,600, 1,27,000,
25,400। ओके, आप लोगों को मालूम है। अब H2 के खर्चे बांटने हैं। रीअपोर्शन द एक्सपेंसेज ऑफ H2। H2 किस किस को सर्विस दे रहा है? 30, 50, 20 तीनों को, P1, P2, S1 बांट दिए। 30, 50, 20, 30, 50, 20। खर्चे कितने हुए इसके? 2,25,400 के खर्चे हो गए इसके। बांट दीजिए किस रेशो में? 0.3, 67,620, 112,700 एंड 45,080। देखिए, पहले S1 ने खर्चे बांटे, ओके। अब S2 ने अपना बिल बनाया। मज़ेदार चीज़ ये है, S1 जो अपना पूरा खर्चा बांट चुका था, अपने आप को जीरो कर चुका था, उसके ऊपर एक और नया बिल आ गया। उसके ऊपर 45,000 का एक और नया बिल आ गया। अब S1 को इस बिल को बांटना पड़ेगा बाकी डिपार्टमेंट्स में। यही है कि आपको बार बार अपने खर्चे बांटने पड़ेंगे। रीअपोर्शनमेंट ऑफ द एक्सपेंसेज ऑफ S1 अगेन 40, 50, 10। अब S1 अपने खर्चों को बांटेगा। 45,080 बांटते हैं इंटू 0.4, 18,032.5, 22540 एंड 0.1, 4508। फिर से देखिए, H2 जो अपने खर्चों को जीरो कर चुका था, H2 जो अपने खर्चों को जीरो कर चुका था, उसके ऊपर फिर से एक और बिल आ गया 4,508 रुपये का। अब 4508 को उसे दोबारे से बांटना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार बार रिपीट होता रहेगा ऑफ H2। 30, 50, 20, 4508 बांटिए इंटू 0.3। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस धड़ाधड़ खर्चे बांटने चालू कर दीजिए, 3-4 बार में काम खत्म हो जाता है। 6 बार लग जाती कई बार। ठीक है, अब 902 रुपये आ गए इस पर। अब ये बांटेगा। रीअपोर्शन द एक्सपेंसेज ऑफ S1। ठीक है, 40, 50, 10, 902 रुपये बांटिए। 361, 451, 90। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए क्या होगा। अब ये अपने खर्चे बांटेगा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बार बार रिपीट होता रहेगा। रीअपोर्शनमेंट द एक्सपेंसेज ऑफ H2। 30, 50, 20, 90। 90 रुपये इंटू 30% लो P1 से, 50% लो P2 से और 20% लो S1 से। बताइए, ऐसे क्या ये ज़िंदगी भर ख़त्म होगा या नहीं? ये तो चलता ही रहेगा। पहले उसने उस पर बिल फाड़ा, फिर उसने उस पर, फिर उसने उसे दिए, फिर उसने, ये तो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को देते जा रहे हैं। ऐसे दी एंड नहीं हो पाएगा। तो 5-6 बार आप डिस्ट्रीब्यूशन करिए, पहले S1 के, फिर H2, फिर S1, फिर H2, फिर S1, फिर H2। 6 बार हो गया। बात समझ रहे हैं? S1, H2, S1, H2, S1, H2 5-6 बार बांट दीजिए। 5-6 बार बांटने के बाद क्या करिए, अब ऐसा तो ये 2 रुपये, फिर 1 रुपया, फिर 50 पैसे, फिर 54, ऐसे चलता रहेगा। पढ़ते हैं मेथड। डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट ऑफ एनी सर्विस डिपार्टमेंट, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो।
टू ऑल अदर डिपार्टमेंट, बांट दिया। तो हमने S1 से स्टार्ट किया था, हमने S1 से खर्चे बांटने स्टार्ट करे, सब पर बांट दिए, ठीक है। अब स्टेप टू है डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट, यहां पर लिख लीजिएगा, ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट ऑफ अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। अब दूसरा कोई सर्विस डिपार्टमेंट उठाइए और उसकी कॉस्ट बांटिए टू ऑल अदर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द डिपार्टमेंट कंसिडर्ड इन स्टेप 1, ठीक है। तो अब हमने उठा लिया S2 के खर्चे हमने बांटे, और किस में बांटे, बाकी दो में तो बांटे, जिससे पहले मिले थे उसे भी बांटे। और खर्चे कितने लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट इंक्लूडिंग शेयर ऑफ एक्सपेंस रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस सर्विस डिपार्टमेंट इन स्टेप 1। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है कॉस्ट सिर्फ 2 लाख, या 2 लाख में इस खर्चे को भी जोड़ दिया, पूरे खर्चे को जोड़कर हमने बांटा है। यानी खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करिए प्लस पूरा का पूरा खर्चा 225,400 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। ये काम हमने करा। इसके बाद में रिपीट द प्रोसेस अंटिल द फुल डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसने बांटा, इसने बांटा, फिर इसने बांटा, फिर इसने बांटा, और लास्ट में नोट स्मॉल फिगर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। तो जो छोटी फिगर अगर बच जाए, जैसे 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये तक ले सकते हैं आराम से, इन प्रोपोर्शन टू कंप्लीट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो अगर आपको अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना है, कंप्लीट करना है, तो जब स्मॉल फिगर रह जाए, आप 90 रुपये को भी बांट सकते थे सीधे, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 90 स्मॉल नहीं 18 स्मॉल है, तो 18 रुपये को आप बांट दीजिए सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मैं बताता हूँ किस तरह से होगा ये, रीअपोर्शनमेंट द एक्सपेंस ऑफ S1। मैं ये मान रहा हूँ ये मेरा लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर आपका लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटिए, यानी P1 और P2 में। तो आप अब 40:50 में बांटकर छुट्टी कर दीजिए। तो 40:50 में आप खर्चे को बांटिए और आपका काम ख़त्म। ये आपका लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल ओवरहेड्स देखिएगा 18 रुपये। अब आप लड़ाई मत करिए, अब आप S2 को मत दीजिए, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर 18 रुपये बांटिए। 40:50 का रेशो है, बांट दीजिए सिर्फ प्रोडक्शन में। 18 डिवाइड बाई 9 इंटू 40, 8 रुपये, और इसके आ गए 10 रुपये। खर्चा बांट वूट कर ख़त्म। तो आप इन प्रपोर्शन में खर्चे को बांट दीजिए सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ओनली इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नॉट इन सर्विस डिपार्टमेंट, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सिंपल है, पहले खर्चों को लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। एक बार अगर बच्चा सीख गया तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या करिए, पहले खर्चों को लीजिए, किसी भी एक डिपार्टमेंट का पहले बांटिए, फिर दूसरा, बांटते रहिए 5-6 बार के बाद में छोटी अमाउंट आ जाएगी। आप 90 रुपये से भी ख़त्म कर सकते थे, तो 90 रुपये पे या 18 पर या फिर आगे, इस तरह से जो छोटी अमाउंट लगती है उसे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटिए और काम ख़त्म। अब टोटल करके देखते हैं, इनका टोटल करते हैं हम। 5101,600, 67,620, 18032, 1352, 361, 27 एंड 8, 6,89,000। ये दोनों तो अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं। दूसरे पर आ जाते हैं। 4, 127, 112, 700, 22,540, 2254, 451, 45 प्लस 10, ये आ गया आपके पास 6,65,000। हाँ जी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अपने ऑथर की बुक में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ऑथर की बुक आपके पास हो, स्टडी मैट ले सकते हैं। हमने इसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चन करे हैं, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया है।
आप अपनी किसी ऑथर वगैरह की बुक से ट्राई कर सकते हैं, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पास्ट ईयर उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे मेथड की तरफ, सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आते हैं जी बी। इक्वेशन मेथड, इक्वेशन देखते हैं कैसे निकाली जाती है। इक्वेशन मेथड के स्टेप, और स्टेप पल्ले पड़ेंगे क्वेश्चन करने के, एग्जाम्पल करने के बाद। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, बाई अप्लाइंग इक्वेशन, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लगाकर आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे निकालेंगे। स्टेप 2, अपोर्शन cost computed in step 1 to production departments only as per given percentage. And not in proportion. ठीक है, समझ में कुछ नहीं आने वाला, समझ में आएगा एग्जाम्पल से। सॉल्यूशन ऑफ अबव एग्जाम्पल, जिससे आपको ये भी मैच हो जाए, सबसे आंसर सेम आते हैं। तो पुराने वाले एग्जाम्पल को ही पिक कर रहे हैं हम। बाई यूजिंग और अप्लाइंग इक्वेशन मेथड, तो हम इक्वेशन मेथड लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है पीछे वाला, ओके। P1 P2 S1 S2, S1 ने S2 को 10% सर्विस दी है और S2 ने S1 को 20% सर्विस दी है, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन का मतलब है स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाय यूजिंग इक्वेशन। देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं ले लेता हूँ एक्सपेंस ऑफ S1। एक्सपेंस ऑफ S1 को मैं S1 से लिख देता हूँ, बस S1। जाकर देखिए, सिर्फ देखिए और समझिए, S1 का खर्चा कितना था, 2,54,000, ओके। S1 का खर्चा है 2,54,000। क्या S1 ने किसी और से सर्विस ली है, कोई और बिल इस पर आना बाकी है? यस, S1 ने S2 से सर्विस ली है। सर्विस रिसीवर S1 किससे सर्विस ली है? 20% सर्विस ली है, किससे? S2 से, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो S1 ने S2 से सर्विस ली है 20%। बताइए S2 क्या करेगा? S2 अपने बिल का 30% P1 पे चार्ज करेगा, 50% P2 पर चार्ज करेगा और 20% किस पर चार्ज करेगा? S1 पर। तो आप कह सकते हो S1 के अपने 254 तो हैं ही हैं, प्लस 20% ऑफ S2 भी हैं। तो S1 का खर्चा होगा अपना खुद का खर्चा प्लस 20% S2 का जो भी खर्चा आएगा। ऐसे ही S2 अपना खुद का खर्चा तो है ही 2 लाख S2 का, प्लस S2 के ऊपर क्या कोई और बिल बनाएगा? यस, S1 40% बिल बनाएगा P1 पर, 50% बिल बनाएगा P2 पर और 10% बिल बनाएगा S2 के ऊपर। तो S1
10% चार्ज करेगा S2 से, तो S2 को अपने 2 लाख तो देने ही देने हैं, S2 को अपने 2 lakhs तो देने ही देने हैं, प्लस S1 का जितना भी खर्चा है वो 10% बिल S2 के ऊपर बनाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास बनकर आती है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अपना खुद का खर्चा प्लस दूसरी पार्टी से ली गई सर्विस। तो अपना खुद का खर्चा प्लस S1 ने कितनी सर्विस ली है, 20% S2 से, ऐसे ही S2 अपने 2 लाख प्लस S2 ने सर्विस ली है 10% S1 से। तो ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाती है। इसे सोल्व करते हैं, किसी भी एक को उठा लीजिए, S2 को उठा लेते हैं। S2 इक्वल्स टू 2 लाख प्लस 10% ऑफ S1 है। बताइए S1 की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये S1 है, क्या मैं इस S1 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप S1 की जगह पे लिख सकते हैं 2,54,000 प्लस 20% ऑफ S2। ओके, ये आ गया मेरे पास। मैंने ऑफ S1 की जगह S1 की वैल्यू रख दी। S1 की वैल्यू थी 2,54,000 प्लस 20% ऑफ S2, जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो मैंने S1 की वैल्यू ये उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब इसे सोल्व करते हैं, काम खत्म। S2 इक्वल्स टू 2 लाख प्लस 25,400 प्लस, जरा 20% का 10% निकालिए, 2% ऑफ S2, 2% ऑफ S2। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना ना आता हो तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप 20% को 0.20 लिख सकते हैं, 10% को 0.10, 0.10, 0.20। अब 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.2 करेंगे, 0.10 मल्टीप्लाई बाई 0.20, तो आपके पास आएगा 0.02, जिसका मतलब है 2%। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, मुझे नहीं पता आपके मैथ के टीचर ने किस तरह से आपको समझाया है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। 2% S2 इधर आ जाएगा, S2 माइनस 2% S2 इक्वल्स टू 2,25,400। 98% S2 equals to 225,400 and S2 equals to 225,400 divided by 98% equals to 98%, 2,30,000। S2 की वैल्यू आ गई, ये S2 की वैल्यू आ गई, तो S1 की भी आ जाएगी। S1 equals to 2,54,000 प्लस 20% ऑफ S2। S1 equals to 2,54,000 प्लस 20% ऑफ S2 की वैल्यू है 230, 46 हो गया। S1 equals to 254 और 46, 3 लाख। ओके, ये इक्वेशन से हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली S2 आया 230 और S1 आया 3 लाख। स्टेप्स देखिए, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाय अप्लाइंग इक्वेशन। पहले कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट निकालिए। दूसरा स्टेप, अ पोर्शन कॉस्ट कंप्यूटेड इन स्टेप 1, जो भी स्टेप 1 में आपकी कॉस्ट आई, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एंड एज पर परसेंटेज, जो परसेंटेज दी गई है उसमें। मतलब क्या है इसका, समझेंगे अभी, सब समझाऊंगा आपको, चिंता मत करिए, पूरी इक्वेशन मेथड समझ में आएगी आपको भी। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशन मेथड, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर खर्चा चार्ज करना है, सिर्फ प्रोडक्शन पर। बहुत छोटा सा बनता है ये, P1 P2 पर्टिकुलर्स।
बेस, चलो बेस भी लिखवा देता हूँ, बेस। ओवरहेड्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, P1 और P2 का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है देखिए, 5 लाख 4 लाख, 5 लाख रुपए इसके और 4 लाख रुपए इसके, ठीक है। रीअपोर्शन एक्सपेंसेज ऑफ S1, रीअपोर्शन एक्सपेंसेज ऑफ S1, और S1 का खर्चा, अब ये वाला नहीं बांटना, 2,54,000 नहीं बांटने, ना जी ना, जो आपने इक्वेशन से कैलकुलेट किया है वो बांटना है। इक्वेशन से तो S1 का खर्चा 3 लाख है, ओके। बांटना कैसे है, एज पर परसेंटेज, परसेंटेज में बांटना है, 40-50, ओके। आ जाते हैं जी, 40% एंड 50% बांटो किसका, ऑफ 3 लैक्स, ठीक है जी। बांट देते हैं, 3 लाख का 40% बताना, 1,20,000, और 3 लाख का 50%, 1,50,000, ओके। देन रीअपोर्शन एक्सपेंसेज ऑफ S2। अच्छा एक बात बताएंगे, मैंने 3 लाख का 40% तो दे दिया P1 को, 50% दे दिया P2 को, 10% तो रह गया, 90% ही तो हुआ ये। बताइए 10% कहाँ गया, 10% तो आप ऑलरेडी S2 को दे चुके हैं। S1 का 10% खर्चा पहले ही S2 में आ चुका है। S1 है 3 लाख रुपए, 3 लाख का 40% P1 को दिया, 50% P2 को दिया, 1,20,000, 1,50,000, और 10% आपने दिया S2 को 30,000 रुपये। और देख भी सकते हैं S2 का खर्चा 2 लाख रुपये अपने प्लस 30,000 रुपये इसके, टोटल आ गया 2,30,000। अभी और समझाऊंगा इसे इक्वेशन को, इक्वेशन का फुल डिजाइन ही आपको समझ में आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना 10% कहाँ गया। रीअपोर्शनमेंट एक्सपेंस ऑफ S2, अब S2 के खर्चे P1 और P2 में 30 और 50, बस 20% आप पहले ही बांट चुके हो इक्वेशन के थ्रू, तो इक्वेशन के थ्रू पहले ही बढ़ जाता है, तो 30 एंड 50% बांट दीजिए, 30% एंड 50% ऑफ 2,30,000 या 2.3 लाख, ठीक है जी। जरा 2.30 लाख का बताएंगे, 2.30 लाख का 30%, 69,000, 50%, 1,15,000 रुपये, ओके। टोटल करके देते हैं, 5 लाख, 1,20,000, 69,000, 6,89,000, 4 लाख, 150, 115, 6,65,000। ये मैच करने चाहिए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के आंसर से, 689, 665, 689, 665, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। स्टेप पढ़ते हैं जरा, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाय अप्लाइंग इक्वेशन, ओके, एंड अपोर्शन एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन परसेंटेज, ठीक है। तो पहले खर्चे निकालिए, फिर परसेंटेज में बांट दीजिए। तो पहले आपको इक्वेशन बनानी होगी, ये एरर एरिया है, मोस्ट ऑफ द बच्चा इक्वेशन बनाते हुए गलती कर देता है। मोस्ट ऑफ द बच्चा इक्वेशन बनाते हुए गलती कर देता है, इस चीज पर ध्यान देना है आपको। इक्वेशन बनाने के बाद सिर्फ P1 और P2 में ही खर्चे बांटने हैं, वो भी परसेंटेज में। अब इक्वेशन काम कैसे करती है वो बताता हूँ आपको।
इक्वेशन काम कैसे करती है वो बता रहा हूँ आपको। ये आपको कहीं पर लिखना नहीं है, ये आपको कहीं पर लिखना नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम में प्रेजेंट नहीं करना आपको, ये प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, एग्जाम में प्रेजेंटेशन नहीं करनी, सिर्फ आपके समझने के लिए। देखिएगा, एक्स्ट्रा वर्किंग, एक्स्ट्रा वर्किंग का मतलब है सिर्फ नॉलेज के लिए कि इक्वेशन किस तरह से डिजाइन है, बाकी कोई रोल नहीं। एक्स्ट्रा वर्किंग ओनली फॉर नॉलेज, इसे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाउ टू वर्क एन इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं, S1 S2, ठीक है। ये दो डिपार्टमेंट हैं S1 S2। सबसे पहले इनके प्राइमरी खर्चे लेते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का जब आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2,54,000 रुपये और 2 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट कुछ और भी सर्विस रिसीव्ड करते हैं। कौन? S1 S2 से और S2 S1 से। यहां जाकर इनकी टोटल कॉस्ट आती है जो हमें इक्वेशन का स्टेप 1 बता देता है। स्टेप 1 ऑफ इक्वेशन हमें यहां लाकर खड़ा कर देता है। अगर आप इक्वेशन में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खर्चा 3 लाख रुपए है, ठीक है। अब मैं जरा आपको समझाता हूं। 3 लाख रुपए का खर्चा है, इसने अपनी 10% सर्विस किसको दी है? S2 को। मुझे बताइए, 10% ऑफ 3 लाख, ये अपना 10% बिल S2 के ऊपर डाल देगा, ओके। 10% ऑफ 3 लाख बताइए, 30,000 रुपये आ गया। ये हो गया 2,30,000 रुपये। और ये अपना 20% बिल डाल देगा यहाँ पर, देखिएगा 20% बिल ये अपना यहाँ पर डाल देगा, इसके ऊपर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 20% ऑफ 230, 46,000 आ गया। अब देखिए इक्वेशन क्या काम करती है। इक्वेशन आपको पहले ही 254 प्लस 46 3 लाख, 2,30,000 230 पहले ही लाकर आपको बता देती है कि सर्विस के खर्चे जुड़ने के बाद बिल कितना होगा, ओके। अब ये 3 लाख रुपए बांटने थे, बताइए 3 लाख रुपए ये P1 को, P2 को और S2 को दे रहा है, और ये अपने 230 P1 को, P2 को और S1 को दे रहा है, ठीक है। तो P1 को इसने अपने खर्चे दिए 40%, 1,20,000, ओके। इसने अपने 50% खर्चे दिए P2 को 1,50,000 और 10% खर्चे दिए 30,000। ये इक्वेशन ने खुद पहले ही सॉल्व कर दी हैं, ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। अब इस पर आते हैं। ये P1 को देगा 30%, P2 को देगा 50% और S1 को देगा 20%, ओके। ये आ गया आपके पास 69,000, ये आ गया आपके पास 1,15,000 और ये आ गया आपके पास 46,000, ठीक है। ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं इक्वेशन में। तो आपको करना क्या है, आपको पहले इक्वेशन लगानी है। इक्वेशन आपको इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर देगा, ये स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे। फिर इस स्टेज के बाद में बताइए S1 को S2 को तो ऑलरेडी खर्चा बांट चुके हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस P1 और P2 को बांटो, और किस में बांटो? परसेंटेज में, 40%, 50%। ऐसे ही S2 का 230 आपको बांटना है। तो आप S1 को तो ऑलरेडी इक्वेशन में बांट चुके हैं, ये बांट दिया आपने। सिर्फ किसको बांटो? P1 को, P2 को और किस में? परसेंटेज में। और इसके बाद में अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं
इन दोनों का टोटल 270, इन दोनों का टोटल 1,15,69,000, 1,84,000 ये खर्चा बटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और इन दोनों का टोटल 2,70,000 प्लस 1,84,000, 4,54,000 इन दोनों का टोटल है। और आप चेक कर सकते हैं, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे 454 डाले, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के इतने रुपए के ही बिल थे, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के बिल भी 254 और 2 लाख ही थे, 254 प्लस 2 लाख, तो सर्विस डिपार्टमेंट के बिल भी 454 थे। वो बिल P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ओके, इस तरह से डिजाइनिंग चल रही है, तो आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। देखिए, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए एक बार, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बच्चे भी कहते हैं, हार्ड वर्क इन स्मार्ट वे। हमेशा आप ये बात सोचिए कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन करके भी कंसेप्ट समझना मुश्किल है, तो दिमाग अपना कंसेप्ट पे लगाइए। मैं सारे सी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ये कंसेप्चुअल स्टडी है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो ओबियस आप नंबर पा सकते हैं, और एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने समझ ली। एक बार अगर इक्वेशन बच्चे ने समझ ली और एक क्वेश्चन बना लिया तो वो ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एक बार क्वेश्चन कर लिया तो ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। अगर कंसेप्चुअली कर रहा है, रट के कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करेगा, क्योंकि उसको उसका बेसिक फंडा नहीं पता। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट मेथड बचा है। आप इतने क्या कर सकते हो, जो भी ऑथर जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, या स्टडी मैट से, या किसी भी चीज़ से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो आप उससे उठाकर अब इक्वेशन मेथड क्वेश्चन करिएगा, आपसे बन जाएंगे। इक्वेशन बनाते हुए ध्यान रखिएगा, गलती होगी तो इक्वेशन बनाने में मिस्टेक होती है बच्चों से। इक्वेशन का ध्यान रखिएगा, मेरे अपने खर्चे प्लस मैंने किसी और से कितनी सर्विस ली, फिर दूसरे का उसके अपने खर्चे प्लस उसने कितने रुपए की सर्विस ली। ठीक है, अगले मेथड पर आते हैं हम लोग। लास्ट मेथड है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन करेंगे, और हम अपने स्टेप 3 की तरफ बढ़ जाएंगे, रिकवरी रेट। इसके आगे अब टफ नहीं है, अब टफ नहीं है इसके आगे, बस खत्म की तरफ ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ बचा नहीं है इसमें। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। स्टेप 1, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, repeated distribution between service departments only. To compute cost of service department. Okay. Step 2, same as step 2 of equation method. ठीक है, solution of example discussed above by applying or using trial and error method. ठीक है, सॉल्यूशन। जो भी लाइनें लिखवाई हैं वो हमेशा समझ में आएंगी आपको एग्जाम्पल के बाद। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। स्टेप 1 देखिए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट्स ओनली। ओके, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स।
S1 और S2 दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, बस इन्हीं दोनों के बीच में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। इनके ओवरहेड ले लीजिए जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं, कोई स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके थे 2,54,000 और इसके थे 2 लाख। ओके, अब इन दोनों के बीच में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा बस, बाकी किसी के बीच में नहीं। ठीक है, अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, ऑफ S1 बताइए कितनी सर्विस देगा, 10% टू S2 देता है ये। ठीक है, ये अपनी 10% सर्विस S2 को दे देगा, 25,400। इसने अपना 10% दे दिया, बाकी के 90% P1 P2 को देगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस S1 और S2 से मतलब है। इसके बाद में अब S2 अपना चालू करेगा, अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ S2 के पास कितने खर्चे इकट्ठे हो गए हैं, S2 के पास खर्चे इकट्ठे हो गए हैं 2 लाख रुपए पुराने और 25,400 अब आए हैं। ये इन दोनों को मिलाकर 2,25,400 का 20% इसे दे देगा, बाकी 80% किसे देगा, P1 और P2 को, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें बस इन दोनों में बांटने से मतलब है। अब इसके पास 45,080 का बिल आ गया, ये अपॉर्शनमेंट करेगा 10% टू S2। ठीक है, ये S2 को दे देगा अपने 10%, 4508। अब इसके पास 4508 आ गए। अपॉर्शनमेंट ऑफ S2 ये अपने 20% दे देगा S1 को। 20% कितना हो गया इसका, 902। फिर ये करेगा अपने खर्चों का पोर्शन S1, 10% टू S2, ये आ जाएंगे 90। ठीक है, अब ये अपने खर्चों का पोर्शन करेगा S2, 20% टू S1, ये इसे दे देगा 20% 18 रुपये। ठीक है, इसके बाद में अब अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ S1, 10% टू S2, 10% 1.8 हो गए, 2 रुपये। इस तरह से लास्ट तक चले जाइए। अब 2 रुपये बच गए तो कुछ नहीं बचने लायक रहा। अब इन दोनों का टोटल करके देखिए, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, टोटल करके देखिए कितना आएगा। और मैं आपको बता दूं ये कुछ नहीं चल रहा, अगर आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जाएंगे तो आपको S1 और S2 में ये दिखेगा, पहले इसने 25,400 दिए, फिर इसने 4580, फिर इसने 4508, फिर इसने 902, 90, 18। अगर आप देखेंगे हमने वही प्रोसेस बस S1 S2 की फॉलो की है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए इसने इतने दिए, फिर इसने ये जोड़कर, फिर ये जोड़कर, फिर ये जोड़कर, इस तरह से बस एक दूसरे को देते चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब टोटल करके देखते हैं, 2,54,000, 45,080, 902 रुपये आए, उसके बाद फिर 18 रुपये आए, टोटल 3 लाख रुपये आए। अब इसका जोड़ते हैं, 2 लाख रुपये प्लस 25,400 प्लस 4508 प्लस 90 प्लस लास्ट में 2 रुपये। ये आ गए 2,30,000। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको याद आएगा ये वैल्यू एक जगह से हो रही थी, सेम वैल्यू हमने अचीव की थी इक्वेशन मेथड में, इक्वेशन से 230 और 3 लाख, सेम 230 और 3 लाख यहाँ पर आ गया। तो इक्वेशन आपको यही करती है, इक्वेशन इन दोनों का रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सोल्व कर देती है, इन दोनों का सोल्व। तो बताइए स्टेप 2, अपॉर्शन कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू
production departments only as per given percentage। सेम जैसे इक्वेशन मेथड में आपने किया है वैसे ही बिल्कुल इसको फॉलो करिए, सेम एज स्टेप 2 इन इक्वेशन मेथड। ठीक, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, मेरा सजेशन है इसमें दिमाग ना लगाएं, ये एग्जाम में कम ही आता है, मतलब कम क्या आज तक आया नहीं। ठीक है, आप लोग इतने चाहो तो इतना पीछे का देखकर सीडी एक और बार आप देख सकते हो इतनी पीछे तक की, और अपने आप जितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं वो कर लीजिए। मैं वैसे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिससे बच्चों का इसमें दिमाग सेट हो जाए। ठीक है, हमारे पास बुक में एक क्वेश्चन है इसके लिए, उस क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिगर्स चेंज करिए, मैंने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है बाकी देखिएगा। अ कंपनी इज हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एक्स वाई जेड, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वेरी गुड, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स बॉयलर हाउस एंड पंप रूम। ओके, द बॉयलर हाउस हैज टू depend upon the pump room for supply of water and pump room in its turn is dependent on the boiler house for supply of steam। ओके, तो बॉयलर हाउस को पंप रूम की सर्विसेज चाहिए, उसे पानी चाहिए पंप रूम से, और पंप रूम को बॉयलर हाउस से स्टीम चाहिए, यानी दोनों सर्विस डिपार्टमेंट को एक दूसरे की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। ओके, रेसिप्रोकल हो गया, बॉयलर पंप रूम को सर्विस देगा, पंप रूम बॉयलर हाउस को। ओके, द एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे बता रहे हैं 6 लाख 525 एंड 375,000 रेस्पेक्टिवली फॉर एक्स वाई जेड। द एक्सपेंसेज ऑफ बॉयलर हाउस 1,75,500 एंड पंप रूम 2,25,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन दोनों के भी खर्चे बता दिए। ये हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे इन्होंने कर दिए, इन सब के खर्चे अलग अलग बता दिए। ओके, द एक्सपेंसेज ऑफ द बॉयलर हाउस एंड पंप रूम आर अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द फॉलोइंग बेसिस, नीचे बेसिस बता रहे हैं। बॉयलर हाउस, इसने सर्विस दी किस किस को, एक्स को 20%, वाई को 40, जेड को इतना, और पंप रूम को 10%। ओके, और पंप रूम ने इसको सर्विस दी 40, 20, 20 और 20। ठीक है, so clearly as how to show the expenses of boiler house and pump room would be apportioned to x, y and z department। क्या क्वेश्चन ने आपको बताया कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, इक्वेशन लगाना है, या ट्रायल एंड एरर? क्वेश्चन ने आपको कुछ नहीं बताया कि आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है या आपको इक्वेशन लगाना है या ट्रायल एंड एरर लगाना है, आप कुछ भी एक लगा सकते हैं। अब शायद मेरी बिलिंग कम कर रही होंगी, अब मेरे को लग रहा है थोड़ी देर के बाद कंफर्टेबल है। हाँ जी, तो आप कोई भी अपने हिसाब से मेथड लगा दीजिए। मैं तो कहता हूँ देखिए, कुछ बच्चों की इक्वेशन स्ट्रॉन्ग होती है, वो इक्वेशन मेथड लगा सकते हैं, कुछ बच्चों की इक्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। ट्रायल एंड एरर इतना इफेक्टिव नहीं है, तो दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, मैं दोनों से करवाऊंगा इसको। ठीक है, पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन उठाते हैं, 6,05,25, 3,75, 1,75, 500 और 2,25,000। ठीक है, आंसर BQ3। ऑल्टरनेटिव 1, एग्जाम में कोई और एक ही तरीका अप्लाई करना है, जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा। अच्छा, क्वेश्चन ने कह दिया इक्वेशन मेथड लगाओ, फिर इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा, इसलिए आने सारे चाहिए। ऑल्टरनेटिव 1, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं कर रहा हूँ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, 2 सर्विस डिपार्टमेंट, बॉयलर हाउस, पंप रूम, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेसिस, पर्टिकुलर्स। एक्स वाई जेड, प्रोडक्शन, सर्विस,
XYZ बॉयलर हाउस पंप रूम। देखते हैं, सबसे पहले ओवरहेड्स लिख लीजिए सारे डिपार्टमेंट्स के। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओके, खर्चा इसका था 6 लाख, 525, 375, 175, 500 एंड 225। ओके, अब हमें एक्सपेंस बांटने हैं। अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ बॉयलर हाउस। ओके ठीक है, जाकर परसेंटेज देखनी पड़ेगी। 1,75,500 रुपये मुझे बांटने हैं, जाकर परसेंटेज देखनी पड़ेगी। 20, 40, 30, 10, 20, 40, 30, 10 बांटते हैं जी। 1,75,500, 20, 35,100, 70,200, 52,650, 17,550। ओके, अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ पंप रूम। पंप रूम के देखते हैं सर्विस, एक बार देखनी पड़ेगी फिर तो वही परसेंटेज कैरी हो जाएगी बार बार। 4222, 40, 20, 20, 20। ओके जी, जरा इसके खर्चे देखते हैं। 2,25,000 प्लस 17,550, 242,550, 242,550 इंटू 0.4, 97,020.2, 48,510, 48,510, 48,510। ठीक है, अब अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ बॉयलर हाउस रेशो अब तो आ चुका है हमारे पास। 20, 40, 30, 10, 48,510, 9702, 19404, 14553, 4851। ठीक है, अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ पंप रूम। कम से कम 6 बार बांटिए, 5 या 6 बार। 8 नंबर मिल जाते हैं अगर आपको इतना सा काम करने की, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। 4851 0.4, 1940 0.2, 970, 970, 970। अब 1 रुपया किसी में तो बढ़ाना पड़ेगा, इसी में बढ़ा देता हूँ 1941। किसी में भी 1 रुपया बढ़ा सकते हो आप। अच्छा ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 10 रुपये का डिफरेंस आ सकता है कई बार। 1, 2, 3, 4, 5, 10 का डिफरेंस आ सकता है इक्वेशन में और इसमें, क्योंकि इक्वेशन पॉइंट में आ गई तो, या फिर इसके अंदर कहीं पर प्रोपोर्शन में 40 को राउंड ऑफ करके 1 रुपया करना पड़ जाए 40 पैसे को, तो 1, 2, 3, 4 रुपये का कोई डिफरेंस आए तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा। 50 से 100 रुपये तक का डिफरेंस चलेगा। जैसे ये अमाउंट स्टार्ट करिए, लैक्स में स्टार्ट करिए, तो 50 से 100 रुपये तक का डिफरेंस आपका चलेगा।
वैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि राउंड ऑफ फिगर बन जाता है वो, तो दिक्कत नहीं आती बच्चों को। अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ बॉयलर हाउस 20, 40, 30, 10। आ जाओ भाई, 970 रुपये बांटते हैं 970 इंटू 0.2 194 और ये हो गया जी 0.4 388.3 291 97। ठीक है। अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ पीआर 40 20 20 20 97। देखिए छठा होगा आई थिंक मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, छठे के बाद में सब कुछ राउंड ऑफ कर देंगे। 97 इंटू 0.4, वैसे बचेगा ही नहीं इसके बाद। 39 19 19 19 96 हुए। 1 रुपया कहीं पे बढ़ाना पड़ेगा, किसी का भी 1 रुपया बढ़ा दो, इसी का बढ़ा देता हूँ 20 रुपये कर देता हूँ इसे 40 कर दो, यहाँ से 20, कहीं भी 1 रुपया बढ़ा सकते हैं, वो इसी की वजह से 1 आध रुपये का डिफरेंस कई बार आ जाता है। अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ बॉयलर हाउस, अब मेरे ख्याल से इसे दी एंड करना चाहिए। 19 रुपये बचे हैं बस, तो इसे हम लास्ट अपॉर्शनमेंट करके ख़त्म कर देते हैं। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ किस किस के बीच में होगा? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच में होगा। तो 20 40 30 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। ये लिखना नहीं होता अंदर, ये जिससे आपको याद रहे इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं। ओके, तो 19 रुपये को बांटेंगे सिर्फ और सिर्फ इनमें। हाँ जी, बांटते हैं 19 को 2:4:3 में। 4 8 3। ठीक है, इस तरह से ये बट गया। 8 और 6 14 और 4 18, 1 रुपया कम बट रहा है, किसी भी एक में जोड़ना है, देख लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। 3 और 4 7, 7 और 13 ये तो राउंड ऑफ है। 8 4 12 और 8 ये भी राउंड ऑफ है, इसे 7 रुपये कर देते हैं। ठीक है, अब अपना करते हैं टोटल ओवरहेड। कहीं भी अवन्नी चवन्नी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता हो वहाँ बढ़ा सकते हैं। टोटल करते हैं अब इनका सारे खर्चों का। ये तो आपके जीरो हो जाने, ये आपके जीरो हो गए। यहाँ पर आ जाते हैं। नाइन सेवन जीरो टू जीरो 9702 1941 194 39 आजा 4 रुपये 7,44,000। ओके, अगले पे आ जाओ जी। 5 25 70 200 48 510 19 404 970 388 20 और एक ये आया चेला 8 रुपये 664500 375 52 650 48510 14553 970 291 19 और ये आ गया 7 रुपये 492। खर्चे बटकर एक तरफा, काम ख़त्म। ठीक है, ऑल्टरनेटिव 2। इक्वेशन मेथड। सेम क्वेश्चन अगर इक्वेशन मेथड से किया जाए तो स्टेप 1, कॉस्ट की कैलकुलेशन करिए। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाय यूजिंग इक्वेशन। पहले बॉयलर हाउस,
बॉयलर हाउस के अपने खर्चे हैं 1,75,500 प्लस सेकंड पंप रूम के अपने खर्चे हैं 2,25,000 रुपये प्लस, जरा देखते हैं बॉयलर हाउस कितनी सर्विस ले रहा है पंप रूम से, सॉरी बॉयलर हाउस पंप रूम से 20% सर्विस ले रहा है और पंप रूम 10% सर्विस ले रहा है बॉयलर हाउस से। इक्वेशन बनाने में गलती हो जाती है। बच्चा ये सोच सकता है कि बॉयलर हाउस 10% सर्विस ले रहा है, जबकि सही बात यह है बॉयलर हाउस 10% सर्विस ले नहीं रहा, दे रहा है। बॉयलर हाउस जो सर्विस ले रहा है, सर्विस रिसीवर, वो 20% की सर्विस ले रहा है पंप रूम से। तो इक्वेशन बनाने में कई बार गलती हो सकती है। तो बॉयलर हाउस 20% सर्विस पंप रूम से लेता है, तो 20% ऑफ पंप रूम, और 10% सर्विस इसे देता है, तो 10% ऑफ बॉयलर हाउस। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब पंप रूम को सोल्व कर लेते हैं। पंप रूम इक्वल्स टू 2,25,000 प्लस 10% ऑफ बॉयलर हाउस है 175,500 प्लस 20% ऑफ PR। ओके, 2,25,000 प्लस 17550 प्लस 2% PR सामने जाकर माइनस हो जाएगा। 98% PR इक्वल्स टू 2,25,000 17,550 242,550। ओके, और मैं तो इतनी लाइनों में करता हूँ, आप एक दो लाइनों में ख़त्म कर सकते हैं इसे। मैं तो इसलिए करता हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ जाए। जिन्हें इक्वेशन आती है वो 2 लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। 98% 247,500। पंप रूम आ गया। बॉयलर हाउस 175,500 प्लस 20% ऑफ पंप रूम यानी 247,500, और ये हो गया 2,25,000। स्टेप 1 ख़त्म। इक्वेशन बनाइए, दोनों के खर्चे बांटिए। ठीक है, वो इक्वेशन बना के हमने निकाल लिया। सेकंड स्टेप, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में पर्टिकुलर्स बेस X Y Z ओवरहेड्स प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से अभी लिखे थे हमने 6, 525 और 375। ओके, अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ, पहले बॉयलर हाउस उठा लें। बॉयलर हाउस ने कितनी सर्विस दी, 1 सेकंड रुकेगा, 20, 40, 30, बस इन तीनों में बढ़ना है। 20, 40 एंड 30% ऑफ बॉयलर हाउस हो गया 225। इसके बाद में आएगा अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ पंप रूम, टोटल ओवरहेड्स। पंप रूम पर आते हैं। 40, 20, 20, 40, 20 एंड 20 ऑफ 247,500 बांट दीजिए।
2,25,000 इंटू 45,000, 90,000, 67,500. 247,500 इंटू 99,000, 49,500, 49,500. टोटल करके देख लीजिए. 7,44,000, 6,64,500, 4,92,000. कार्यक्रम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का समाप्त. ये हुआ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचे हम लोग. इसके आगे अब ज़्यादा टफ नहीं है. इसके बाद के अब जो बीच के 2 स्टेप हैं वो बहुत सिंपल है. रिकवरी रेट, खर्चों को रिकवर करना. अंडर ओवर रिकवरी में बच्चों को दिक्कत है, वो भी अगले 1-2 घंटे में इसी सीडी के अंदर कवर हो जाएगा. पूरा फोकस कंसेप्ट समझने पर. लिमिटेड क्वेश्चंस. आई होप हेल्प मिलेगी आपको इससे अच्छी खासी. कॉन्फिडेंस बन जाएगा. बच्चे को कॉन्फिडेंस की कमी है इसमें. तो हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, सेकेंडरी आ गया. प्राइमरी एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट. एलोकेशन, बिल आए हुए हैं, उन डिपार्टमेंट में भेजो. अपॉर्शनमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट्स का बिल, बेस क्वेश्चन देगा. डायरेक्ट खर्चे प्रोडक्शन के नहीं बांटते हैं. प्राइमरी ख़त्म. सेकेंडरी डायरेक्ट मेथड, बस प्रोडक्शन पे बांटो. इनडायरेक्ट मेथड, आइदर रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल. इफ़ नॉन रेसिप्रोकल देन डिस्ट्रीब्यूटेड आईआर की सिस्टम. आईआर की सिस्टम में बांटिए. वो अपर डिपार्टमेंट लोअर को देगा, लोअर उसे देगा. वापस नहीं कर सकता नॉन रेसिप्रोकल. इन केस ऑफ रेसिप्रोकल आपके पास 3 मेथड आ गए. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तू मुझे दे मैं तुझे दूँ, तू मुझे दे मैं तुझे दूँ. इक्वेशन मेथड, एक बार पूरी इक्वेशन से सॉल्व करिए, परसेंटेज के बेसिस पर सब में बांट दीजिए. ट्रायल एंड एरर मेथड, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करिए सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में, इक्वेशन के बेसिस पर बांट दीजिए. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म. इतने क्वेश्चन अपने ऑथर्स की बुक से, स्टडी मैट से, कहीं से भी करिए. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थर्ड पार्ट, रिकवरी रेट. देखिएगा, आपके पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब आप अपने ओवरहेड्स को निकाल चुके हैं. अब आपको करना है रिकवरी रेट की कैलकुलेशन. रिकवरी रेट की कैलकुलेशन करेंगे, उसे रिकवर करेंगे. फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी रिकवरी रेट और रिकवर करना क्या है. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट लगेंगे. उसमें क्लियर हो जाएगा. जो स्टार्टिंग में करवाऊंगा सिर्फ मेथड समझिएगा, अभी कैलकुलेशन समझिएगा. उसके बाद मैं बताऊंगा आखिर ये चल क्या रहा है. इतना कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा समझ में. ठीक है, अब हमारे पास है थर्ड. देखिएगा, रिकवरी रेट और एब्जॉर्प्शन रेट और चार्जिंग रेट. कोई भी रेट लिखा हो सकता है. और प्री डिटरमाइंड रेट. ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया. ओके, वी कम टू नो budgeted production overhead
and now we have to calculate recovery rate so that we can charge overheads over customers। देखिएगा, आराम से समझिएगा क्या चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से फ़ीस कैलकुलेट करता हूँ। देखिए, हम लोग जो फ़ीस कैलकुलेट करते हैं वो फ़ीस कैलकुलेट आप बताइए आपके एडमिशन लेने के बाद करते हैं या आप लोगों को पहले से ही पैम्पलेट्स पर या शेड्यूल्स में पता चल जाता है कि किस टीचर की कितनी फ़ीस है। तो आप लोगों को शेड्यूल से पहले ही फ़ीस पता चल जाती है। अब ज़रा सोचिए, प्रैक्टिकली सोच के देखिए, मैं फ़ीस आपको आज बता रहा हूँ जबकि बैच स्टार्ट होगा 1 महीने 1.5 महीने के बाद, तो इसका मतलब खर्चा तो 1-1.5 महीने बाद होना है, लेकिन मैं आपको आज ही उस खर्चे को बता पा रहा हूँ। बताइए कैसे बता पा रहा हूँ? मैंने एक एस्टिमेशन किया होगा, एक बजट बनाया होगा कि इन फ्यूचर मेरा कितना खर्चा होगा। तो पहले मैं बजट बना के ही निकालता हूँ मेरा कितना खर्चा होगा, फिर मैं सोचता हूँ कितने बच्चे आएंगे, फिर मैं अकॉर्डिंगली उसे चार्ज करता हूँ कस्टमर पर। बहुत आराम से समझिएगा। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट को मटेरियल देता हूँ, मटेरियल यानी बुक्स। मैं एक स्टूडेंट को बुक्स देता हूँ 1000 रुपये की, और वेजेज लग जाती हैं, मैंने एक टीचर रखा हुआ है, या मैं खुद अपने आप को वेजेज दे देता हूँ, मान लीजिए 3000 रुपये। तो ये हो गई प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। मटेरियल सीधा आपकी कोचिंग से रिलेटेड है, उन्हीं बुक से आप पढ़ाई करोगे। वेजेज टीचर की वेजेज, तो टीचर की जो वेजेज है वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, आपको पढ़ाएंगे। ये हो गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई 4000। अब मुझे ओवरहेड लिखना है। ओवरहेड का मतलब क्लासरूम का किराया, चेयर्स का डेप्रीशिएशन, प्रोजेक्टर का डेप्रीशिएशन, पैनल वगैरह जिस पर मैं लिख रहा हूँ इसका डेप्रीशिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, एक झाड़ू वाला आएगा, स्वीपर आएगा, एक लड़का होता है बाहर जो आपको चेक करता रहता है कि कार्ड लाए हो या नहीं। ओवरहेड का मतलब है जो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। रिसेप्शन पे बैठी हुई लड़की, उसकी सैलरी भी मुझे आपसे लेनी है, मुझे रिसेप्शन का किराया भी आपसे लेना है, पैम्पलेट एडवर्टीजमेंट भी मुझे आपसे लेना है, और इसके अलावा क्लासरूम का रेंट मुझे आपसे लेना है, डेप्रीशिएशन लेना है मुझे चेयर्स का, प्रोजेक्टर हो गया, लाइट हो गई, एक लड़का कार्ड चेक कर रहा है, एक स्वीपर झाड़ू मार रहा होगा, क्लासरूम में पानी रखा होगा। ये सारे खर्चे मुझे आपसे वसूल करने, ये सब ओवरहेड है। तो इन सबको बोला जाता है ओवरहेड। तो मैं अब आपसे कैसे ओवरहेड लूँ, क्योंकि फ़ीस तो मुझे आपको आज बतानी है। यहाँ मेरी कॉस्ट आएगी, इसमें मैं अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा और यहाँ पर फ़ीस डिसाइड हो जाएगी। मान लेते हैं प्रॉफिट 0 है। वैसे भी कोचिंग में हम लोग आपसे कभी प्रॉफिट नहीं कमाते, कई बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अपनी जेब से लगा देते हैं। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोचिंग में हम कभी प्रॉफिट नहीं कमाते आप लोगों से, 0 प्रॉफिट पे काम करते हैं। बाकी अदर सोर्सेज से जो कमाई है, प्रैक्टिस से कमाई है, कहीं और से वो कमाते हैं। बच्चों से कभी 1 रुपया नहीं कमाया हम लोगों ने। मैं तो बिल्कुल बच्चों से पैसे लेना, बच्चों से पैसा कमाना हराम समझता हूँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। 1 भी रुपया हम आप लोगों से नहीं कमाते। जो कॉस्ट होती है वही लेते हैं, कई बार अपनी जेब से डाल देते हैं, लेकिन कभी बच्चों से कमाए हुए ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 4 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी बच्चों से एक चवन्नी नहीं कमाई। ये रिकॉर्ड रहा है, समझ रहे होंगे आप, जानते ही हैं। वैसे सारे बच्चे, सारे एनजीओ चल रहे हैं बाहर, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, कहीं कोई कमाई नहीं है, सब कॉस्ट पे पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, अब मुझे आपसे जो फीस लेनी है वो मुझे पता करनी है। अब ओवरहेड मुझे बताइए, ये खर्चा मैं आज कैसे बता सकता हूँ आपको? ये खर्चा तो आज होगा ही नहीं। ये खर्चा तो बताइए कब होगा? ये खर्चा तो होगा आज से 1-2 महीने बाद। मान लो 2 महीने बाद बैच स्टार्ट होना है, तो रेंट तब देना है, रिसेप्शनिस्ट के पैसे तब देने हैं। 2 महीने बाद जो खर्चे होंगे वो मैं अभी से कैसे बता सकता हूँ? तो आप याद करिए, सबसे पहले हमने क्या किया, बच्चा मेरे से फीस पूछना आया है, यहाँ से ओवरहेड की दिक्कत स्टार्ट होती है। बच्चा मुझसे फीस पूछना है, मुझे पता है 1000 रुपये बुक के लगेंगे और 3000 रुपये लेबर के लगेंगे। प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट खर्चा है, ये मैं ईजिली बता सकता हूँ। इनडायरेक्ट खर्चों में दिक्कत है। अब मैं सोचूंगा कि यार कितना किराया लगेगा, कितना क्या होगा, कैसे होगा। अब मैं पूरा अपना दिमाग बनाता रहूँगा
अब मेरे पास क्या तरीका आया, सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप 1 याद करिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर था स्टेप 1 एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंस। पहले मैं एस्टिमेशन करूंगा कि अगले बैच के खर्चे कितने होंगे, हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है ये। मैं सोचूंगा फ्यूचर में कितने खर्चे होंगे, मैंने लगाया हिसाब कि अच्छा इतना खर्चा होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो खर्चा एलोकेट करने वाला है वो एलोकेट करा, कोई कॉमन खर्चे हैं उनको बांटा। उसके बाद कोई सर्विस सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, जैसे मेरा सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है रिसेप्शन, बुक्स जहाँ पर रखता हूँ वो वाला स्टोर, ये सब मेरे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट हैं। उन सब डिपार्टमेंट का खर्चा मैंने अपने ऊपर चार्ज करा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेट करिए, एलोकेट करिए, अपोर्शन करिए, और सबसे पहला पॉइंट क्या है, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंस। ये सब कुछ फ्यूचर के लिए चल रहा है, ये फ्यूचर के लिए होने वाला काम है, ये आज के लिए नहीं चल रहा। मेरे से बच्चा फीस पूछने आएगा आज और फ्यूचर में खर्चा होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने हिसाब किताब लगाया, मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली कि भैया इतना मटेरियल, इतना लेबर, ये सब प्राइम कॉस्ट। इसके बाद में ओवरहेड के लिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में कर चुका हूँ। अब इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद आप देखिए क्या होगा, मैं सोचूंगा आखिर खर्चा कितना है। कैसे सोचूंगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं सोचूंगा कि आखिर मेरा बजटेड ओवरहेड कितना है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से निकल चुका है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से निकल चुका है। प्लस मान लो मेरा खर्चा होगा, ऐसे लगा लेता हूँ 6 लाख रुपए। मुझे लगता है मेरा बजटेड खर्चा 6 लाख रुपए होगा। ओके, ये मेरा बजट है। अब मुझे ये सोचना है कि बच्चों से इस पैसे को कैसे रिकवर करूं। ये 6 लाख रुपए मुझे बच्चों से ही तो वसूल करने हैं। अब मुझे कोई तरीका सोचना होगा, बताइए फीस कैसे कैसे ले सकता हूं मैं। मेरे फीस आपसे लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है नंबर ऑफ लेक्चर, मैं आपसे हर लेक्चर के पैसे ले लूँ। कोस्ट एफएम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 80 लेक्चर लगते हैं। अब 80 लेक्चर में पहले मैं ये सोचूंगा कितने बच्चे आएंगे, मैं मान लेता हूँ 100 बच्चे आएंगे। अगर 100 बच्चे आएंगे तो हर बच्चे से मुझे 6000 वसूल करने हैं। देखिएगा, मेरा एस्टिमेशन है कि 6 लाख रुपए खर्च होंगे और 100 बच्चे आएंगे, तो इसका मतलब हर बच्चे से 6000 रुपये ले लो। तो रिकवरी का तरीका क्या हुआ, रिकवरी रेट हुआ 6000 रुपये। रिकवरी रेट 6000 रुपये पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट से 6000 रुपये ले लो। दूसरा तरीका, मुझे लगता है 6 लाख रुपये खर्च होंगे। ओके, 100 स्टूडेंट आएंगे, एक स्टूडेंट पर 6000, और एक क्लास के कितने लूँ, 6000 डिवाइड बाई 80, 75 रुपये पर क्लास पर स्टूडेंट। तो दूसरा तरीका हो सकता है मैं स्टूडेंट से क्लास वाइज लूँ, पर क्लास पर स्टूडेंट, कि भाई हर बच्चे से मैं कहूँ क्लास में घुसते के साथ, यानी बच्चा क्लास में कैसे एंटर होगा, बच्चा क्लास में एंटर होने से पहले अपनी पर्ची कटाएगा। जैसे इनके यहाँ पर होता है, रामदेव जी वगैरह क्लासेज चलाते हैं, इनके यहाँ कोई बैच वगैरह थोड़ी होते हैं, डेली के बेसिस पर क्लासेज चल जाती हैं इस तरह से। तो आपसे मैं पर क्लास का पैसा भी ले सकता हूँ, आपसे मैं पूरे बैच का भी ले सकता हूँ। पूरे बैच का लेना है तो इकट्ठा 6000 ले लो, पर क्लास लेना है तो हर क्लास का 75 रुपये ले लो। रिकवरी करनी है मुझे आपसे 6 लाख रुपए की। मान लीजिए मैं आपसे एक क्लास के 75 रुपये लेता हूँ, 75 रुपये एक क्लास के, टोटल 80 क्लास, टोटल 100 स्टूडेंट। क्या मैंने 6 लाख रुपये आप लोगों से वसूल कर लिए? यस। या फिर दूसरा तरीका, 6000 रुपये पर स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 100, 6 लाख रुपये। ओके, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरी 80 क्लास लगती हैं 4-4 घंटे की, 4 घंटे की एक क्लास, यानी टोटल कोर्स 320 घंटे में ख़त्म होगा। 80 क्लास, 4 घंटे की एक क्लास, 320 घंटे का कोर्स। ओके, अब मैं आपसे ऐसे भी ले सकता हूँ, 6 लाख रुपए वसूल करने हैं 100 बच्चों से, एक बच्चे से 6000, और मैं वसूल कर लेता हूँ 320 घंटे क्लास चलेगी, तो 6000 डिवाइड बाई 320, तो मैं आपसे कह देता हूँ 18 रुपये 25 पैसे पर आवर आप मुझे पे करेंगे। तो मैं आपसे आवरली बेसिस पर भी पैसा ले सकता हूँ, यानी मुझे आपसे 6 लाख वसूल करना है। मैंने हिसाब लगा लिया प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कि खर्चा कितना वसूल करना है। अब मुझे आपसे खर्चा वसूल करना है, इस वसूल करने के रेट को, इस वसूल करने के तरीके को बोलते हैं रिकवरी रेट। कि अब मैं आपसे ओवरहेड, कस्टमर से ओवरहेड कैसे वसूल करूं, या इसे बोलते हैं चार्जिंग रेट। मैं कस्टमर के ऊपर खर्चा कैसे चार्ज करूं। ठीक है, तो मुझे कस्टमर पे खर्चा चार्ज करना है, कई तरीके हो सकते हैं। आप लोगों ने भी ट्यूशन पढ़े होंगे बचपन में, जैसे आईपीसीसी की कोचिंग चलती है,
तो आईपीसीसी कोचिंग में तो आप पूरे बैच के लमसम दे देते हो, तो इसका मतलब आपसे पूरे बैच की एक साथ रिकवरी हो रही है। और अगर आप जाओ स्विमिंग पूल, अगर आप स्विमिंग पूल पर जाते हैं तो स्विमिंग पूल के अंदर क्या होता है, कुछ बच्चे आते हैं मंथली वाले, डेली बेसिस पर भी आप कर सकते हो, जैसे एक महीने के 1500 रुपये दो या फिर डेली बेसिस के 80 रुपये 90 रुपये दो, तो आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। तो कुछ बच्चों से डेली बेसिस पर रिकवरी हो रही है, कुछ बच्चों से पूरे के पूरे महीने की रिकवरी हो रही है। खर्चे रिकवर करने हैं, किसी भी तरह से रिकवर करिए, जो तरीका आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। स्कूल वाले फीस कैसे लेते हैं, स्कूल वाले फीस लेते हैं मंथली, वो मंथली रिकवरी करते हैं, एक महीने के पैसे लेते हैं। और कॉलेज के अंदर फीस कैसे जमा होती है, कॉलेज के अंदर पूरे साल की एक साथ जमा होती है, वो एनुअल रिकवरी करते हैं, एक बार में एक बच्चे से पूरा पैसा लो, काम खत्म। हम लोग टीचर लोग कैसे रिकवरी करते हैं, बैच की, पूरे बैच की एक साथ पैसे ले लेते हैं, तो बैच वाइज करते हैं। और आईपीसीसी के इंस्टीट्यूट वाले कैसे रिकवरी करते हैं, आईसीआई वाले आपसे, आईसीआई वाले आपसे सीधे पूरे के पूरे सातों के सातों पेपर के एक साथ पैसे ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जब करते हैं वो 10,000 12,000 का रजिस्ट्रेशन है, तो हर कोई अपने खर्चे आपसे रिकवर कर रहा है, हर किसी का अपना तरीका है, उस तरीके को बोला जाता है रिकवरी रेट। अब देखिए लाइन क्या लिखी है, लाइन पढ़ते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ओके, सारे ओवरहेड आ गए बजटेड। वी कम टू नो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, हमें बजटेड ओवरहेड पता चल गए। अब हमें कैलकुलेट करना है रिकवरी रेट जिससे कस्टमर के ऊपर खर्चा चार्ज किया जा सके। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, रिकवरी रेट यानी कस्टमर से रिकवर कैसे करना है पैसा, या चार्जिंग रेट, एप्लीकेशन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, कोई भी रेट हो सकता है, ओवरहेड रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, कोई भी नाम। रिकवरी रेट बजटेड, प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर चल रहा है पूरा। 3 तरीके के ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर बना हुआ चैप्टर है। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड लॉजिकल बेस, जो भी आपको तरीका ठीक लगे, जैसे आप यहां पर रख सकते हैं 6 लाख रुपए और नीचे रख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि भाई 6 लाख रुपए करने 100 स्टूडेंट से, तो पर स्टूडेंट से 6,000 ले लो। या फिर आप कर सकते हैं 100 की जगह 6 लाख रुपए वसूल करने हैं 100 स्टूडेंट से 80 क्लास के, तो पर क्लास 75 रुपये लेने हैं। या आप कर सकते हैं 320 घंटे के, तो हर घंटे के 18 रुपये, 25 या 75 पैसे जो भी आया था वो आप ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जो जनरल तरीके हैं, मैं आपको कुछ जो फेमस तरीके हैं वो बता रहा हूं। जनरल बेसिस ऑफ रिकवरी रेट, जो जनरल बेसिस चलते हैं हमारे पास, मैं आपको वो दिखा रहा हूं, ये मोस्ट पॉपुलर बेसिस हैं। 3 बेस हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आपने कितनी यूनिट्स बनाई हैं उनके बेसिस पर निकाल लीजिए। तो इसका रिकवरी रेट होगा बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड प्रोडक्शन। जैसे मुझे लगता है अगले साल 6 लाख रुपए खर्च होंगे और 600 यूनिट बनेंगी, बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स या बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मुझे लगता है कि भैया अगले साल 6 लाख रुपए खर्च होंगे और 6,000 यूनिट बनेंगी, तो मुझे हर यूनिट पर 100 रुपये ओवरहेड के चार्ज कर देने चाहिए, हर यूनिट पर 100 रुपये। ठीक है। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लेबर आवर्स, 2 तरीके के टाइम इन्होंने कहे हैं, बोले या तो लेबर के बेसिस पर निकालो, कई फैक्ट्रीज में सिर्फ मशीन्स होती हैं तो बोले मशीन आवर्स, मशीन आवर्स के बेसिस पर भी आप निकाल सकते हो। लेबर आवर्स बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स के बेसिस पर निकाल दो, या फिर
किसी फैक्ट्री में अगर मशीनें हैं तो मशीनों के बेसिस पर भी निकाल सकते हो, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस बेसिस पर निकालते हैं। आपकी फैक्ट्री में मेन क्या काम हो रहा है उसी के बेसिस पर आप निकालेंगे। अब आपकी फैक्ट्री में मेन काम क्या हो रहा है ये तो आप ही जान सकते हो, क्वेश्चन आपको इंडिकेशन